सभी विद्यार्थियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, बात करेंगे साझेदारी फर्म का समापन, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। 7 नंबर के क्वेश्चन है वो आपको इस चैप्टर में से देखने को मिलेंगे। इससे पहले अपन ने कंपनी के वो 5 चैप्टर और साथ में आपके साझेदारी के जो 3 चैप्टर हैं उनकी जो चर्चा है पिछले कुछ सेशन में कर चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने उन सेशन को अभी भी ज्वाइन नहीं किया उनके पास एक लास्ट मौका है, क्योंकि एग्जाम है वो आपकी काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। आपको अभी पर्याप्त समय देते हुए लगातार आपको अध्ययन करना है, पढ़ना है, और लगातार आप पढ़ोगे तो निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा 2025 के आपको पॉजिटिव परिणाम है वो देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आज के इस सेशन को बिल्कुल भी स्किप मत करना। पूरी क्लास है वो आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक फटाफट देखनी है। मैं ये नहीं कहता धीरे धीरे देखनी है, आपको 1.5 की स्पीड में या 2 की स्पीड में कर लेना है और फटाफट ये चीज़ों को समझना है जो आपके एग्जाम के लिए खास होने वाली है। इसके अलावा मैं आपसे निवेदन कर दूं कि जो भी विद्यार्थी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी आपको कॉमर्स से रिलेटेड और सरकारी जॉब से रिलेटेड लगातार लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहेंगे। तो इसलिए ये काम जरूर कर दें। साथ में जो भी साथी इस सेशन में जुड़ गए हैं वो एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दें, ताकि उन विद्यार्थियों को भी फायदा मिले जो अभी तक इस चैनल पर नहीं जुड़ पाए हैं या उनको आवश्यकताएं हैं, नीड है कि इस तरीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगर हमें मिले तो हमें भी बोर्ड एग्जाम में फायदा हो सकता है। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो आपका चैप्टर नंबर 4 साझेदारी फर्म का समापन है ना, उससे रिलेटेड बात करेंगे। जो आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन है वो इसमें पूछे जाते हैं। बाकी कंपटीशन एग्जाम में तो यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन है वो हर बार बनते रहते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी ये खास चैप्टर है, इसलिए पूरी क्लास है वो आपको ज्वाइन करनी है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि अभी तक आपने क्या पढ़ रखा है और कैसे पढ़ रखा है, उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। तो फटाफट है वो आज के इस सेशन को अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 कि समापन के समय जो आपका डूबत ऋण होता है जिसे अपन कहते हैं बैड डेब्ट्स, है ना, बैड डेब्ट्स है ना, डूबत ऋण, आयोजन खाते के शेष को कहां स्थानांतरित करेंगे? देनदारों के खाते में, डूबत ऋण के खाते में, वसूली खाते में या पूंजी खाते में? फटाफट आप इसका जवाब दो, फटाफट रिप्लाई करो। देखे कितने लोगों का है वो सही आंसर आ रहा है और उनकी कैसी तैयारी है उसका भी मूल्यांकन हो जाएगा, है ना। बैड डेब्ट्स है वो आपकी लायबिलिटीज है, इसलिए आपको इसको क्या करना है? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। एंट्री होती है आपकी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये इसकी एंट्री होती है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट या टू रियलाइजेशन, है ना। तो डूबत ऋण आयोजन खाते को अपन कौन से खाते में ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाते में ट्रांसफर करेंगे। किसमें करेंगे? वसूली खाते में, जो नाम मात्र खाते की प्रकृति का होता है। नाम मात्र खाते की प्रकृति का ये अकाउंट होता है जिसे अपन रियलाइजेशन अकाउंट या वसूली खाता है वो कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फर्म के समापन पर वसूली की हानि या लाभ को साझेदारों में विभाजित किया जाएगा। पूंजी अनुपात में, लाभ हानि खाते अनुपात में, बराबर अनुपात में और गार्डनर बनाम मरे नियम के अनुसार।
फर्म के समापन पर अगर आपको रियलाइजेशन पे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो उसे साझेदारों में किस में बांटेंगे, लाभ हानि अनुपात में बांटा जाएगा। किस में बांटा जाएगा, लाभ हानि अनुपात में उन्हें बांटेंगे। तो बी है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी आपके पार्टनरशिप डेट में दे रखा है तो उसमें बांटेंगे। लाभ हानि अनुपात का मतलब है पुराना अनुपात, जिन्होंने डिसाइड कर रखा है कि भविष्य में जो लाभ और हानि होगी, चाहे वो संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पे हो चाहे फर्म के समापन के समय हो, उन्हें लाभ हानि अनुपात में विभाजित किया जाएगा। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, फर्म के समापन पर ख्याति को बंद करने के लिए उनसे कौन से खाते में स्थानांतरित करेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाते में, वसूली खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते में और लाभ हानि खाते में। तो फर्म के समापन पर जितनी भी जो आपकी संपत्तियां होती हैं, जितनी भी आपकी संपत्तियां हैं, जितने भी आपके दायित्व हैं, उन सब को आपको रियलाइजेशन अकाउंट यानी वसूली खाते में ट्रांसफर करना है। संपत्तियों में सिर्फ आपका कैश और बैंक का वो ट्रांसफर नहीं होगा, और दायित्व में कैपिटल और आपके संचय हैं वो आपके रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होंगे। बाकी सारी संपत्ति और जो दायित्व है उन सब को वसूली खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो ख्याति भी उसी का हिस्सा है, तो ख्याति को बंद करेंगे तो अपन क्या करेंगे, उसे वसूली खाते में ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में उसे ट्रांसफर किया जाएगा, हस्तांतरित किया जाएगा। ओके है, आ रही है बात सारी समझ में? तो समझ में आ रही है तो एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा कमेंट आपका चाहते हैं कि भाई रिप्लाई करो कि ठीक है, यहाँ तक हमारी सारी चीज है वो समझ में आ रही है, क्योंकि समझना जरूरी है। जब आप सही तरीके से समझ लोगे तो उसका बेनिफिट भी आपको एग्जाम में जरूर होगा, है ना। तो बंद करेंगे तो उसे वसूली खाते में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कि टीपीएस फर्म के समापन पर शेष दे रखा है। टी की पूंजी 10,000, पी की पूंजी 20,000, एस की पूंजी 30,000, लेनदार है 40,000, ह्रास है आपका कितना 20,000, लाभ हानि खाते की हानि डेबिट शेष है 30,000, रोकड़ का कोई शेष नहीं है। वसूली खाते के नाम पक्ष में संपत्तियों की ओर से हस्तांतरित की जाने वाली राशि कितनी होगी, है ना। तो इसके लिए अपने को क्या बनानी पड़ेगी, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, है ना। तभी तो अपने को पता चलेगा कि भाई कितनी राशि है वो ट्रांसफर की जाएगी। ठीक है ना। अब ये आपकी लायबिलिटीज है तो कैपिटल आ जाएगी आपकी, कैपिटल में टी की आ गई आपकी 10,000, टी पी की आ गई 20,000 और एस की आ गई 30,000। ये टोटल हो गए 60,000, है ना। इसके अलावा क्रेडिटर देखे कितने 40,000। इसके अलावा डेप्रिसिएशन फंड दे रखे हैं आपके 20,000। अब ये क्या कर रहा है, ये हानि है तो ये आएगा P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस। ठीक है, P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस कितना आ गया 30,000। ये टोटल हो गए आपके 1,20,000। तो ये भी टोटल कितने होंगे 1,20,000। तो यहां पर आ जाएगा सन्ड्री असेट्स, सन्ड्री असेट्स कितने हो गए 1,20,000 में से 30 घटाएंगे तो 90,000। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 90,000, है ना। तो इसमें आंसर कितना होगा 1.5 लाख, 1,20,000, 90 और 50। तो आपने अभी देख लिया होगा कितना आंसर होगा 90,000, यानी सी है
वो यहाँ पर सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अपने को ओल्ड बैलेंस शीट या यूं कहीं मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे और उसके आधार पर अपन इसका जो बैलेंस है वो निकालेंगे। तो संपत्ति पक्ष यानी नाम पक्ष में कितनी ट्रांसफर की जाएंगी? आपकी 90,000 ट्रांसफर की जाएंगी। उसकी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डीआर, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू सन्ड्री असेट्स। ठीक है, सन्ड्री असेट्स, ये इसकी एंट्री होगी। ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि वसूली खाता है, रियलाइजेशन अकाउंट वो किस प्रकृति का? व्यक्तिगत खाता है, वस्तुगत खाता है, नाममात्र खाता है और व्यक्तिगत या वस्तुगत खाता दोनों की कैटेगरी में आता है ना। तो अपन को ध्यान रखना है, चाहे आपका रियलाइजेशन अकाउंट हो, चाहे आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट हो, चाहे आपका P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो, ये सारे के सारे खाते हैं वो नाममात्र खाते की कैटेगरी में आते हैं। तो इसको अपन क्या कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट कहा जाएगा। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट इसको अपन कहेंगे वसूली खाते को। ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आपसे पूछा जाएगा, चाहे वो रिवैल्यूएशन के बारे में पूछ ले, चाहे वो आपको रियलाइजेशन के बारे में पूछ ले, चाहे आपको P&L इन्वेस्टमेंट के अकाउंट के बारे में पूछ ले। ये सारे खाते हैं वो नाममात्र खाते की प्रकृति के होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है कि गार्नर बनाम मर्रे, है ना, गार्नर बनाम मर्रे नियम के अनुसार एक दिवालिया साझेदार की पूंजी न्यूनता शेष है वो साझेदारों में बांटी जाती है लाभ हानि अनुपात में, वर्ष के आरंभ के पूंजी अनुपात में, समापन के लाभ के पूर्व के पूंजी अनुपात में या बराबर बराबर अनुपात में। गार्नर बनाम मर्रे आप नियम जानते होंगे, जिसमें कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है तो उसका हिस्सा है वो साझेदारों द्वारा बांटा जाता है। तो जो भी उसकी राशि रह जाती है, जो साझेदार दिवालिया हो गया उसकी जो राशि रह जाएगी उसे पुराने साझेदार है वो एक निश्चित अनुपात में बांटेंगे। और वो निश्चित अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है, यानी किस अनुपात में वो बांटेंगे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताओ? ABCD। फटाफट कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो ABCD। देखते हैं कितने लोगों का आंसर है वो सही आता है। तो देखो यहाँ पर है क्या होगा सही आंसर? C। समापन के लाभ हानि के पूर्व के पूंजी अनुपात में उन्हें बांटा जाएगा। समापन के लाभ है उनके जो पूर्व है उस अनुपात में, उस पूंजी अनुपात में उसे डिवाइड किया जाएगा, उसे बांटा जाएगा। ठीक है, तो ये कब, ये कंडीशन कब अप्लाई होगी? जब साझेदार कोई दिवालिया हो जाता है और वहां पर गार्नर बनाम मर्रे नियम है वो लागू होता है, तब ये कंडीशन है वो आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि जब गार्नर बनाम मर्रे नियम लागू होता है तब वसूली की हानि साझेदारों द्वारा वहन करेंगे। जो रियलाइजेशन की लॉस है वो किस अनुपात में बांटी जाएगी? बराबर अनुपात में, लाभ हानि अनुपात में, पूंजी अनुपात में या इनमें से कोई नहीं। जो रियलाइजेशन का जो लॉस है, जो पार्टनर का नहीं, अगर पार्टनर की बात आती है तो उसे पूंजी अनुपात में बांटते हैं, लेकिन अगर आपका वसूली पे कोई लॉस है तो उसे किस अनुपात में बांटेंगे? बी है वो यहाँ पर सही आंसर होगा लाभ हानि अनुपात में, है ना। तो बी है वो यहाँ पर राइट आंसर की कैटेगरी में आएगा, लाभ हानि अनुपात में बांटा जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात? मेरी बात समझ गए होंगे कि भाई लाभ हानि अनुपात में उनका वर्गीकरण है या उनका डिवाइडेशन है वो किया जाएगा। ठीक है, तो गार्नर बनाम मर्रे नियम लागू होता है और रियलाइजेशन पे लॉस है, रियलाइजेशन पे लॉस है तो उसे लाभ हानि अनुपात में अपने को बांटना है। ठीक है, 7 क्वेश्चन के बाद बढ़े आगे। 8 नंबर क्वेश्चन फटाफट का ये सेशन है कि एक साझेदारी फर्म की अनिवार्य रूप से समापन हो जाता है जब कोई साझेदार दिवालिया हो जाए, फर्म का व्यवसाय अवैध हो जाए, किसी एक साझेदार की मृत्यु हो जाए, नए साझेदार का प्रवेश हो जाए, है ना। इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें एक साझेदारी फर्म का अनिवार्य कंपल्सरी क्या होगा? समापन होगा, है ना। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है।
है ना। अब देखो इसमें आंसर है कि दिवालिया होता तो अनिवार्य नहीं होता है ना, क्योंकि वो कोर्ट का फैसला होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन बी है वो यहाँ पर एक्यूरेट सही है, क्योंकि फर्म का व्यवसाय जब अवैध हो जाता है, और अवैध की कैटेगरी क्या होती है कि जब आप संविधान द्वारा बताया गया जो व्यापार है वो आप कर नहीं रहे, कोई गैर कानूनी काम कर रहे हो, या किसी शत्रु राष्ट्र का कोई नागरिक उस व्यापार में जुड़ा हुआ है, तो दोनों ही कंडीशन में वो व्यापार है अवैध व्यापार की कैटेगरी में आ जाता है। तो इसलिए वो क्या माने, अनिवार्य रूप से उसका समापन है वो हो जाएगा। कब? जब फर्म का व्यवसाय है अवैध हो। ठीक है, समझ में आ रही है बात सारी, है ना। बोर्ड परीक्षा बहुत ही काफी है, नजदीक है, सर पे है ये मान लो, और अपने पास इस कम समय में बढ़िया तैयारी करके अधिकतम अंक है वो प्राप्त करने का प्रयास है वो करना है। ठीक है, तो फर्म का व्यवसाय वो अवैध हो जाएगा तो वहां पर समापन माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है 9 नंबर, कि भाई एक फर्म के समापन पर साझेदारों की कुल पूंजी का शेष इस प्रकार है। कैपिटल है 4 लाख, क्रेडिटर है 3 लाख, रोकड़ शेष है 20,000। विविध संपत्तियों की विक्रय करने पर 1 लाख वसूल हुए, तो वसूली पर हानि कितनी होगी, है ना। वसूली पर हानि कितनी होगी, तो इसके लिए भी अपने को क्या बनानी पड़ेगी, मेमोरेंडम बैलेंस शीट, क्योंकि हमें पता नहीं है कि भाई अपने पास संपत्ति कितनी थी, है ना। तो पहले अपने को संपत्ति है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, संपत्ति की गणना करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कैपिटल दे रखी है, कैपिटल कितने की दे रखी है, कैपिटल दे रखी है 4 लाख, क्रेडिटर दे रखे हैं, क्रेडिटर भी लायबिलिटीज होते हैं, तो क्रेडिटर्स दे रखे अपने को 3 लाख। ठीक है, कैश दे रखा है 20,000। ठीक है, अब विविध संपत्ति विक्रय करने पर वसूल हुए, तो हमारे पास संपत्ति ही कितने की, ये मान लो आपका टोटल हो गया 7 लाख, तो लायबिलिटीज और असेट्स बराबर होते हैं, तो ये भी 7 लाख। ये आ जाएगा आपका सन्ड्री असेट्स, कितने, 7 में से 20 घटा देंगे तो 6,80,000, है ना। अब 6 लाख की अपने पास 80 थी संपत्ति थी। अब इसका आंसर क्या होगा, 1,80, 5 लाख, 7 लाख या 5,20। फटाफट देखो इसका आंसर बताओ, है ना। तो अपने पास 6,80,000 की संपत्ति थी, उससे वसूल हुए हैं 1,80,000, तो बच गए कितने, 5 लाख। इसका मतलब अपने को लॉस कितना हो गया, 5 लाख का लॉस हो गया। यहाँ पर 5 है बी में, तो बी है वो यहाँ पर सही आंसर की कैटेगरी में आएगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी है वो यहाँ पर सही आंसर की कैटेगरी में आ रहा है, तो 5 लाख रुपए है उसका अपने को नुकसान है वो हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन है वो आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा, ये गारंटेड बात है। इसलिए इनको आपको बड़े ही आराम से धैर्य के साथ समझना, ताकि परीक्षा में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आप आसानी से जवाब दे सको, आराम से आप उसको रिप्लाई कर सको, है ना। तो ये चीज समझनी आपको जरूरी है। बढ़े आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि फर्म के एक साझेदार की दुर्घटना में मृत्यु होने पर साझेदारी का समापन हो सकता है। साझेदारी का समापन तो होगा ही, है ना, क्योंकि दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो साझेदारी का समापन तो पक्का ही होगा। साझेदारी फर्म का समापन नहीं हो सकता, साझेदारी फर्म का समापन भी हो सकता है। क्यों नहीं, कि जैसे पार्टनर 2 ही है, ए और बी 2 ही पार्टनर है, बी की मृत्यु हो गई तो ऑटोमेटिकली फर्म का समापन भी और साझेदारी का समापन भी, तो ये भी नहीं सेट हो रहा। साझेदारी और फर्म दोनों का समापन हो सकता, हाँ सही है, नहीं हो सकता, तो यहाँ पर है वो आपका सी है, सही आंसर होगा। बताओ, देखिए सी होगा ना सही, कि भाई जब किसी साझेदार की मृत्यु होती है तो वहां साझेदारी का समापन तो हो ही गया, उसमें तो किसी प्रकार का कोई डाउट है ही नहीं। अब बात रही फर्म की, तो फर्म में क्या होता है, मान लो 2 ही साझेदार है और एक की मृत्यु होगी तो बचा एक,
तो साझेदारी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो इस वजह से वो साझेदारी का भी समापन होगा और फर्म का समापन भी होगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? सी है वो सही आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक साझेदारी फर्म के समापन पर वसूली व्यय का भुगतान है वो सी द्वारा किया गया। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? सीज कैपिटल अकाउंट या टू रियलाइजेशन, सीज कैपिटल अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन अकाउंट या टू सीज कैपिटल और रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू सीज कैपिटल। बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, है ना? वसूली व्ययों का भुगतान, है ना, जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेज है उसका भुगतान है सी द्वारा किया गया है। तो आपके अकॉर्डिंग यहां पर इसकी क्या एंट्री होगी? बताओ देखें। तो अगर किसी पार्टनर द्वारा भुगतान किया जाता है तो उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट या टू सीज कैपिटल, और अगर नगद भुगतान करते फर्म भुगतान करती तो रियलाइजेशन अकाउंट या टू कैश या बैंक है वो इसकी प्रविष्टि हो जाती। ठीक है, ओके, बात सारी बात क्लियर है, डाउट नहीं है अब किसी प्रकार का? तो ये इसकी एंट्री होगी। क्यों? क्योंकि साझेदार है जो सी उसके द्वारा उसका भुगतान किया गया है। तो एंट्री होगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट या टू सीज कैपिटल। ओके, बढ़िया। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि फर्म के विघटन पर डूबत ऋणों के आयोजन को हस्तांतरित करेंगे। तो डूबत ऋणों के आयोजन यानी बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, है ना, उसको कहां ट्रांसफर करेंगे? साझेदारों के पूंजी खाते में, रोकड़ खाते में, साझेदारों के ऋण खाते में और वसूली खाते में। बताओ देखो कहां ट्रांसफर करेंगे? तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, अगर चैप्टर नंबर 2 और 3 होता है यानी साझेदार का प्रवेश या साझेदार का अवकाश ऋण या मृत्यु होती है तो उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन यहाँ फर्म का विघटन है तो ध्यान रखना, जब फर्म का विघटन होता है तो डूबत ऋणों का जो आयोजन होता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स उसे वसूली खाते यानी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। किसमें करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ओके है, कहां ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में उसको ट्रांसफर है वो किया जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपके डूबत ऋणों के आयोजन से संबंधित। बढ़े आगे। अब देखो चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण रिक्त स्थान की, क्योंकि आपके 7 रिक्त स्थान भी आने हैं। कितने आने हैं? 7 है। वो आपके रिक्त स्थान भी परीक्षा में आने हैं। तो प्रयास करेंगे कि भाई ऐसे रिक्त स्थान आपको दिए जाए जो आपको आते हो, है ना। और परीक्षा में एक ध्यान रखना, यहां पर जैसे रिक्त स्थान होगा तो उसके 2 जो आंसर होंगे उसमें से एक आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो आपको मिलेगी। जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं तो इसमें ऑप्शन नहीं होगा। बोर्ड की परीक्षा में आपको ऑप्शन दिया हुआ मिलेगा, 2 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक आपको सिलेक्ट है वो करना पड़ेगा। अब यहां पर अपन बात करें तो देखो सबसे पहले क्या बात करेंगे, ये कि साझेदारी अधिनियम 1932 की कौन सी धारा के अनुसार सभी साझेदारों के मध्य साझेदारी के विघटन को फर्म का विघटन कहते हैं। साझेदारी अधिनियम की वो कौन सी धारा है जिसके अनुसार सभी साझेदारों के मध्य जब साझेदारी का विघटन हो जाता है तो उसे फर्म का विघटन है वो कहते हैं। तो कौन सी धारा होगी बताओ, देखिए कमेंट बॉक्स में फटाफट कितनी होगी। स्टार्ट में मैंने आपको बताया भी था, पहले जब मैं पूरा डिस्क्रिप्टिव आपको पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी धारा 39 धारा 39 के अनुसार सभी साझेदारों के मध्य अगर साझेदारी का विघटन हो जाता है तो वहां पर फर्म का विघटन भी मान लिया जाता है और हो जाता है। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि समस्त साझेदारों के बीच संबंधों के समापन को समस्त साझेदारों के बीच संबंधों के समापन को का विघटन कहा जाता है ना। समस्त साझेदारों के बीच संबंधों के समापन को किसका विघटन किया, यानी सारे साझेदार हैं उनके मध्य संबंधों का समापन हो जाता है तो वहां पर कौन सा विघटन होगा, है ना। तो कौन सा विघटन होगा, वहां पर फर्म का ही हो जाएगा। तो इसलिए अपन क्या कह सकते हैं, साझेदारी फर्म का
विघटन है वो कहा जाता है। समस्त साझेदारों के बीच संबंधों के समापन को साझेदारी फर्म का विघटन है वो कहा जाता है। ठीक है, ओके है, सारी चीज एकदम डिक्लेयर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो समस्त साझेदारों के बीच संबंधों का जब समापन होता है वहां पर साझेदारी फर्म का विघटन का समापन है वो मान लिया जाता है, साझेदारी फर्म का विघटन है वो हो जाता है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि जब सभी साझेदार या एक से अतिरिक्त सभी साझेदार दिवालिया हो जाए तो फर्म का समापन हो सकता है। कौन सा समापन होगा? जब सभी साझेदार हो जाए या एक न छोड़ की सभी साझेदार दिवालिया हो जाए तो वहां पर फर्म का अनिवार्य समापन हो जाता है। क्या हो जाता है? अनिवार्य कंपलसरी समापन है वो हो जाता है। ठीक है, तो जब सभी साझेदार या एक के अतिरिक्त सभी साझेदार दिवालिया हो जाते हैं तो वहां पर फर्म का अनिवार्य समापन है वो हो जाता है। ठीक है, ओके, बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 4, किसी खातेदार को न्यूनतम राशि जो उससे प्राप्त नहीं हुई है एक फर्म के लिए मानी जाती है। किसी खातेदार से एक न्यूनतम राशि जो उसको प्राप्त होनी है और वो प्राप्त नहीं हुई है तो वो कौन सी क्या मानी जाती है? फर्म के लिए क्या होगी? आयगत हानि होगी या पूंजीगत हानि होगी, है ना। तो देखो, खातेदार जब पार्टनर से प्राप्त नहीं होती है इसका मतलब वो बैलेंस शीट में दिखाई जाती है, तो वो राशि बैलेंस शीट की राशि है ना। तो इसलिए इसको अपन कौन सी हानि बताएंगे? पूंजीगत हानि मानी जाती है। क्या मानी जाती है? पूंजीगत हानि, पूंजीगत हानि मानी जाती है। एक खातेदार को न्यूनतम राशि जो उससे प्राप्त नहीं हुई है वो एक फर्म के लिए पूंजीगत हानि मानी जाती है, पूंजीगत हानि की कैटेगरी में वो शामिल की जाती है। ठीक है, ओके है सारी बात, अब कोई डाउट नहीं है। बढ़े आगे, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि साझेदारी फर्म के विघटन की दशा में परिसंपत्तियों के विक्रय और वसूली और लेनदारों के भुगतान से संबंधित लेन देनों के लिए कौन सा विवरण तैयार किया जाता है या कौन सा खाता है वो तैयार किया जाता है ना। तो जब फर्म का विघटन होता है तो परिसंपत्तियों के विक्रय से और उनसे वसूली और दायित्व के भुगतान के संबंध में जो खाता तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वसूली खाता। वसूली खाता है वो तैयार किया जाता है। तो फर्म के विघटन की दशा में परिसंपत्तियों के विक्रय और उनसे पैसे वसूल करने हैं, लेनदारों को भुगतान करने हैं, इसके संबंध में जो खाता तैयार होगा वो आपका वसूली खाता है वो तैयार होगा। ठीक है, कौन सा खाता होगा? वसूली खाता तैयार होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि फर्म के समापन के समय पुस्तकों में गैर अभिलिखित दायित्वों का भुगतान एक साझेदार द्वारा करने पर खाता डेबिट या नाम किया जाएगा। अनरिकॉर्डेड जो आपके लायबिलिटीज है उनका भुगतान एक साझेदार द्वारा किया जाएगा तो वहां पर कौन सा आपका खाता है वो नाम किया जाएगा, है ना। कौन सा खाता नाम होगा, है ना। डेबिट कौन सा होगा? यानी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है और उसका भुगतान कौन कर रहा? कोई पार्टनर कर रहा, एक साझेदार द्वारा किया जाता है। तो वहां पर एंट्री होती है आपकी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल, है ना। तो यहां पर डेबिट क्या हुआ? रियलाइजेशन यानी वसूली खाता। तो एक बात बोलो, इसका आंसर है आपका वसूली खाता ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, वसूली खाता है वो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा। अब तो दिक्कत नहीं है ना कि फर्म के समापन पर पुस्तकों में जो गैर अभिलिखित दायित्व का भुगतान एक साझेदार द्वारा किया जाएगा तो वहां पर वसूली खाते को डेबिट किया जाएगा। इसकी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल। ओके, बढ़े आगे, आगे देखो, आगे वो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है कि यदि कुल संपत्तियां आपकी 1 लाख रुपए की है
और कुल दायित्व आपके 20,000 है। संपत्तियों की विक्रय से प्राप्त राशि है वो 85,000 रुपये, वसूली वे 2,000 है। तो वसूली खाते पर लाभ हानि आपको ज्ञात करना है ना। तो अपने को बनाना पड़ेगा यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते ही सारी गाथा है वो हमारे समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट होता है ना। सबसे पहले आपकी संपत्ति है, इसको वसूली खाते में ट्रांसफर कर दो। तो एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट या टू सन्ड्री एसेट्स, कितने की है, 1,00,000 की। ठीक है, दायित्व, कुल दायित्व कितने हैं, 20,000 के। तो इनको भी ट्रांसफर कर दो। तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिट यानी लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटीज अकाउंट या टू रियलाइजेशन। तो क्या लिखेंगे, बाय लाइबिलिटीज। ठीक है, कितने की, 20,000 रुपए की, है ना। अब विक्रय से प्राप्त राशि कितने की है, 85,000 की। वसूली में आपका कितना है, 2,000 रुपए। और ये दायित्व है तो इसको भी चुकाना है। तो अब दायित्व चुकाएंगे तो एंट्री क्या होगी, दायित्व चुकाएंगे तो एंट्री क्या होगी, दायित्व चुकाएंगे तो एंट्री होगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट या टू बैंक, कितने के, 20,000 के, है ना। इसके अलावा वसूली वे, तो वसूली वे चुकाएंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट या टू बैंक, कितने, 2,000, है ना, 2,000 हो जाएंगे। अब देखो इससे अपन संपत्तियों से वसूल कितने हुए, 85,000। तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट या टू रियलाइजेशन 85,000। ठीक है, अब इसका टोटल कर लो, है ना। अब देखो टोटल करते ही अपने समझ में आ जाएगा। ये कितने हो गए, ये हो गए आपके 1,20 और 1,22, यानी डेबिट साइड ज्यादा आ गया, इसका मतलब लॉस हो गया। ये हो गया आपके 85 यानी 1,5, है ना। तो ये आ जाएगा आपका बाई लॉस, कितना आ गया, 1,22 और 5 घटा देंगे तो 17,000 है। ये आपका बैलेंसिंग फिगर में लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा वसूली खाते का लाभ और हानि, तो लाभ और हानि कितना हो गया, लॉस हो गया 17,000 रुपए। ठीक है, ओके है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फर्म के समापन के समय, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार आप वीडियो को स्टॉप करके दोबारा देख लेना, क्योंकि आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, रियलाइजेशन आपने कहा कि भाई ये दायित्व है, ये आपने चुका दिए। तो दायित्व के बारे में अगर नहीं भी कहा जाता है तो भी अपने को चुकाने होते हैं, इसलिए अपन ने 20,000 चुका भी दिए, है ना। संपत्तियों की वसूली के बारे में कहा जाएगा कि भाई कितने वसूल हुए। ठीक है, ओके है। आगे देखें कि फर्म के समापन के समय चिट्ठे में 60,000 रुपए के देनदार थे, उनमें से 20,000 रुपए डूब गए, शेष 5% बट्टे पर वसूल हुए। वसूली पर आपको एक जनरल प्रविष्टि देनी है ना। अपने को डायरेक्ट वसूल करने, है ना। पहले तो क्या होता है, जितने भी जो संपत्तियां होती है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और फिर अपन क्या करते हैं, उससे पैसे वसूल करते हैं। अब यहाँ पर डायरेक्ट आपको वसूली की एंट्री पूछी है, तो एंट्री पैसे व्यापार में आ गए, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। बैंक अकाउंट DR टू रियलाइजेशन। अब 60,000 थे, उसमें 20,000 डूब गए, कितने बच गए, 40, और 40,000 के 5 पर बट्टे पर वसूल है, तो 40,000 का 5% यानी कितने हो गए, 2,000। 40 में से 2 यह घटा दो तो बच गए कितने, 38,000। ठीक है, बैंक अकाउंट DR 38,000 टू रियलाइजेशन है 38,000, ये इसकी वसूली की प्रविष्टि है वो हो जाएगी। ओके, ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखो ये इसकी एंट्री कर रखी है, कैश
या बैंक अकाउंट या यूटिलाइजेशन 38,000, तो कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। आगे अगला क्वेश्चन क्या है कि फर्म का न्यायालय द्वारा समापन की कोई 4 आपको परिस्थितियां बतानी है। फर्म का न्यायालय द्वारा समापन कौन कौन से हो सकता है। नंबर 1, यदि कोई साझेदार मानसिक रूप से अस्वस्थ हो तो फर्म है या न्यायालय है वो फर्म का समापन की घोषणा कर सकता, मानसिक रूप से कोई अस्वस्थ है तो। सेकंड कंडीशन, यदि कोई भी साझेदार स्थायी रूप से अपाहिज हो जाए और साझेदारी के रूप में अपना कार्य करने में असमर्थ हो तो भी वहां पर न्यायालय है वो उस फर्म के समापन का आदेश है वो दे सकता है। नंबर 3, यदि कोई भी साझेदार दुराचार का दोषी हो, है ना, तो भी फर्म है वो व्यापार को प्रभावित करती है। दुराचार का कोई दोषी है तो भी न्यायालय है वो फर्म के समापन की घोषणा कर सकता है। चौथा पॉइंट, यदि फर्म को व्यापार से केवल और केवल हानि होने की संभावना रहती है तो वहां पर भी न्यायालय है वो फर्म के समापन की घोषणा कर सकता है, उनको लगता है तो, है ना। तो ये 4 कंडीशन आपको रट लेनी है क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का क्वेश्चन है और 2 परिस्थिति आपसे जरूर पूछी जा सकती है। 4 मैंने बता दी है, 2 आपको याद कर लेनी है। मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, स्थायी रूप से अपाहिज हो, दुराचार का दोषी हो, व्यापार लगातार हानि में जा रहा है, तो इनमें से कोई भी कंडीशन है तो न्यायालय है वो समापन का आदेश है वो दे सकता है। ठीक है, ओके है। आगे देखिए क्वेश्चन 4 कि साझेदारी का समापन फर्म के समापन से किस प्रकार भिन्न है। साझेदारी का समापन है वो फर्म के समापन से किस प्रकार भिन्न है ना। तो देखो साझेदारी का समापन है उससे फर्म का समापन नहीं होता, लेकिन जब फर्म का समापन होता है तो साझेदारी का समापन है वो जरूर होता है। लेकिन फिर भी देखो क्या कह रखा है कि फर्म का समापन उसी दशा में होता है जब समस्त साझेदारों के पारस्परिक संबंध एक दूसरे से टूट जाते हैं, है ना। फर्म का समापन तभी होगा जब साझेदारों के जो आपसी संबंध है वो एक दूसरे से कंप्लीट रूप से टूट जाते हैं, तो वहां पर आपका फर्म का समापन होगा। जबकि साझेदारी का समापन उस दशा में होता है जब किसी साझेदार के विशेष संबंध अन्य साझेदारों से टूट जाते हैं। यानी कोई एक साझेदार है वो छोड़ के जा रहा, बाकी 2 या 3 साझेदार है वैसे के वैसे है, तो वहां पर साझेदारी का समापन होता है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, आगे देखें। आगे क्वेश्चन नंबर 5 कि फर्म के समापन अलिखित संपत्ति अनरिकॉर्डेड जो असेट्स होती है कि विक्रय से प्राप्त राशि का लेखा है वो कहां किया जाता है। अनरिकॉर्डेड जो लायबिलिटीज होती है और उनसे राशि प्राप्त होती है तो भी अपन एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन ही करते हैं। इसलिए फर्म के समापन पर जो अलिखित संपत्तियां उनके विक्रय से कोई भी राशि प्राप्त होती है उसे वसूली खाते के पक्ष में ही क्रेडिट किया जाता है, यानी इसकी एंट्री हो जाती है कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट है वो इसकी प्रविष्टि होती है। ठीक है, क्या होगी, कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन, इसलिए क्या होगा, वसूली खाते को ही क्रेडिट है वो किया जाता है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि साझेदारी फर्म अनिवार्य समापन किन परिस्थितियों में होता है ना। अभी न्यायालय द्वारा समापन देखा था, अभी ये अनिवार्य समापन है, दोनों ही कंडीशन है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अपने को ध्यान में रखना है। पहला क्या है कि समस्त साझेदारों अथवा किसी एक को छोड़कर अन्य साझेदारों के दिवालिया घोषित हो जाने पर, यानी समस्त साझेदार या किसी एक को छोड़कर अन्य सभी साझेदार दिवालिया घोषित हो जाते हैं तो वहां पर अनिवार्य समापन होगा। सेकंड कंडीशन, सामान्य व्यापार की दशा में साझेदारों की संख्या 50 से अधिक होती है तो वहां पर भी अनिवार्य समापन होगा। अगर साझेदारी व्यापार है और सदस्यों की संख्या 50 से अधिक है तो अनिवार्य समापन होगा। तो तीसरा क्या, यदि शत्रु देश का निवासी
व्यापार में साझेदार है, शत्रु राष्ट्र का कोई नागरिक उस व्यापार में जुड़ा हुआ है तो वहां पर भी अनिवार्य समापन होगा। और चौथा, किसी ऐसी घटना के घटित होने पर जिससे फर्म द्वारा व्यापार चलाना अथवा साझेदार द्वारा उसे साझेदारी व्यवसाय के रूप में चलाना अवैध हो जाए, वहां पर भी अनिवार्य समापन होगा, है ना। कोई ऐसी घटना घटित होती है जिसमें व्यापार को चलाना या व्यवसाय को चलाना एक अवैध हो जाए, अवैध डिक्लेयर कर दिया जाए, तो वहां पर भी अनिवार्य समापन है वो हो जाता है। तो ये चारों पॉइंट है वो आप ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि चारों ही पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम की दृष्टि से खास है, तो इसलिए इसको अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि फर्म के समापन पर 16,000 रुपए की एक मशीन थी जिससे बेचने पर 3/4% की राशि वसूल हुई, तो वसूली की प्रविष्टि होगी। तो देखो वसूली की प्रविष्टि तो ये हो जाएगी आपकी बैंक या कैश अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन। अब इसकी अमाउंट कितनी होगी कि भाई 16,000 टोटल है, उसका 3/4 भाग है वो प्राप्त हुआ है, तो ये 4,000 और ये 12,000, इसलिए ये राशि कितनी आ जाएगी 12,000। कैश या बैंक अकाउंट या टू रियलाइजेशन 12,000। ठीक है, ये होगी आपकी वसूली की प्रविष्टि, है ना। फर्म से पैसे वसूल होते हैं तो ये प्रविष्टि आपको करनी है। ठीक है, ओके है, बात समझ में आ रही है सारी? ऐसा तो नहीं है ना कि भाई कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, हर पॉइंट को अपने को समझना है, प्रयास यही रखना है कि कोई भी चीज है वो छूटे नहीं। बढ़े आगे, ये एंट्री करके दे रखिए बैंक अकाउंट या यूटिलाइजेशन 12,000 रुपए जो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। आगे देखो 8 नंबर क्या है कि समापन की दशा में यदि साझेदार राकेश फर्म की 1 लाख रुपए की संपत्ति को 60,000 रुपए में लेता है तो इसकी क्या प्रविष्टि होगी। जब फर्म का समापन हो रहा है और समापन के समय राकेश क्या कर रहा है कि 1 लाख रुपए की कोई संपत्ति है और उसे 60,000 रुपए में लेता है, तो उसकी प्रविष्टि क्या होगी। राकेश ले रहा है तो राकेश की पूंजी बढ़ जाएगी, राकेश कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन कितनी 60,000। ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। समापन की दशा में राकेश है वो 1 लाख की संपत्ति को 60,000 में ले रहा, तो एंट्री हो जाएगी राकेश कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन 60,000 रुपए। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। आगे देखते हैं, राकेश कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन 60,000 रुपए दे रखे। प्रश्न नंबर 9, समापन के समय चिट्ठे में 60,000 रुपए के क्रेडिटर थे, 58,000 रुपए कुल पूंजी, 8,000 रुपए रोकड़ बाकी दिखाए गए, संपत्ति 10,000 रुपए कम मूल्य पर वसूल हुई, तो वसूली पर कितनी राशि आपको प्राप्त हुई होगी। तो पहले इसमें भी अपने को क्या बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ठीक है, इसमें आपके पास चिट्ठे में क्रेडिटर 60,000 और कैपिटल 58,000। इधर आपके कैश 8,000। अब आपको पता है लायबिलिटीज और असेट्स बराबर होते हैं, तो ये एक 18 है तो ये भी एक 18 ही होगा। ये आ गया आपकी सन्ड्री असेट्स 1 10।
अब 1/10 की संपत्ति थी, वो कह रहा संपत्तियों से 10,000 रुपए कम वसूल हुए, तो इसका मतलब वसूल की गई राशि 1,10,000 में से 10,000 घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी? 1,00,000। कितनी आ गई? 1,00,000। तो कितनी राशि प्राप्त होगी? तो 1,00,000 रुपए प्राप्त होंगे। ठीक है, कितने प्राप्त हो गए? 1,00,000 रुपए प्राप्त हो गए। बढ़े आगे, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? गंगा और जमुना 2:5 में लाभ हानि को बांटते हुए क्रमशः 1,00,000 और 2,00,000 रुपए की पूंजी से साझेदार है। सामान्य संचय खाते में 21,000 रुपए है। फर्म के समापन के समय सामान्य संचय खाते को बंद करने की जनरल एंट्री क्या होगी? तो इसकी एंट्री होगी कि भाई पुराने संचय में पुराने साझेदारों का हिस्सा है तो उनको दोनों को मिलेगा, तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू गंगा, गंगाज कैपिटल, और टू जमुनाज कैपिटल। ठीक है, अब राशि कितनी है? 21,000। 21,000 को बांटना है 2 और 5 में, है ना? तो 21,000 मल्टीप्लाई 2/7, ये आ गए 3, तो ये आ गए 6,000, और ये आ गए 5, 15,000। ठीक है, ये इसकी एंट्री हो जाएगी। सिर्फ सामान्य प्रविष्टि पूछा तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट DR 21,000, टू गंगाज कैपिटल 6,000, टू जमुनाज कैपिटल 15,000। ओके है, बढ़े आगे। ये इसकी एंट्री कर भी रखी है, जनरल रिजर्व अकाउंट DR 21,000, टू गंगाज कैपिटल 6,000, टू जमुनाज कैपिटल 15,000। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि ABC 5:3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार है। फर्म के समापन पर उनकी पूंजी खाते का शेष क्रमशः 30,000, 10,000 और 8,000 रुपए हानि डेबिट थे। संपत्तियों की वसूली से 3/4 राशि प्राप्त हुई है, तो संपत्तियों की वसूली से प्राप्त राशि की गणना करनी है। तो इसमें भी अपने को क्या बनाना पड़ेगा? मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। क्या है? कैपिटल दे रखी है A और B। A और B की कितनी है? 30,000 और 10,000, और इधर कैपिटल है C की माइनस में डेबिट 8,000। ठीक है, अब इसका टोटल कर लेंगे, इतना ही दे रखा है, तो ये हो गए 40,000। तो असेट्स और लायबिलिटीज बराबर होती हैं, तो ये भी 40,000। तो ये बैलेंस आ जाएगा आपका सन्ड्री असेट्स, कितने बच गई? 32,000, है ना? अब संपत्तियां कितनी है? 32,000। ये कह रहे 3/4% वसूल हुई है, तो वसूल हुई राशि कितनी? 32,000 मल्टीप्लाई 3/4, है ना? तो ये हो गया 8 चौक 32 और 8 3 24, है ना? तो कितनी अमाउंट आ जाएगी आपकी? 24,000। ठीक है, कितनी आ गई? 24,000 है, वो आपकी अमाउंट है, वो आ जाएगी। ठीक है, समझ गए? तो ऐसे सवाल आएंगे तो अपने को ध्यान में रखना है, सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट अपने को बनानी है अगर एसेट्स की गणना करनी हो, और अगर लाभ हानि की गणना करनी हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट अपने को बनाकर
देखना है। ये चीज अपन बना के देखेंगे तो फिर इजीली अपने समझ में आ जाएगी। ठीक है, ओके है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि फर्म के समापन पर एक अलिखित संपत्ति 2000 रुपए की थी जिसे एक साझेदार ने 2500 रुपए में ले लिया है। आपको जर्नल एंट्री करनी। अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी जिसको किसी पार्टनर ने ले लिया है, तो अब वो पार्टनर के लिखी जाएगी क्योंकि उसकी संपत्ति बढ़ गई। तो एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने, 2500 रुपए। ये इसकी एंट्री हो जाएगी। जनरल प्रविष्टि पूछी है, साझेदार द्वारा ले लिए, तो अपनी एंट्री पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू रियलाइजेशन है वो हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू रियलाइजेशन 2500। आगे क्वेश्चन महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रख लेना, फिर मत कहना बताया नहीं। वसूली खाता क्या है, नाममात्र खाते का होता है, हमेशा ध्यान रखना। इसको क्या कहते हैं कि जब फर्म के समापन पर फर्म की संपत्तियां बेचकर और दायित्व के भुगतान और इससे होने वाले लाभ और हानि की को ज्ञात करने के लिए जो खाता खोला जाता है उसे वसूली खाता कहते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट है वो कहते हैं। ठीक है, हो गया कि फर्म के समापन पर फर्म की संपत्तियों को बेचकर, है ना, बेचकर और दायित्व के भुगतान और इससे होने वाले लाभ और हानि को ज्ञात करने के लिए जो खाता खोला जाता है उसे वसूली खाता या रियलाइजेशन अकाउंट है अपने कहते हैं। ठीक है, समझ गए, ओके है। बढ़े आगे, परिभाषा ध्यान में रखना, भूल मत जाना बिल्कुल भी, फिर कहना कि परीक्षा में अभी आ नहीं रही है, पटिया गिनोगे फिर। समझ लेना है सारी बात। तो वसूली खाता क्या होता है ये अपने को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, एक साझेदारी फर्म के समापन की दशा में डूबत ऋण आयोजन खाते को शेष को कहां व किस पक्ष में स्थानांतरित किया जाता है। तो कहां, तो रियलाइजेशन में, किस पक्ष में, तो डेबिट पक्ष में, है ना। तो साझेदारी फर्म के समापन पर डूबत ऋण आयोजन खाते के शेष को वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में और आयोजन खाते के डेबिट पक्ष में ट्रांसफर किया जाता है। इसकी एंट्री होती है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट या टू रियलाइजेशन अकाउंट। साझेदारी फर्म के समापन पर डूबत ऋण आयोजन खाते के शेष को वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में ट्रांसफर किया जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन को यहाँ पर क्रेडिट अपन करेंगे। ओके है, समझ में आ गई बात, है ना। बढ़े आगे, आगे देखो क्वेश्चन 15 क्या है कि निम्न सूचनाओं के आधार पर एक साझेदार को भुगतान की जाने वाली राशि की गणना कीजिए और उसकी आवश्यक जनरल प्रविष्टि भी कीजिए। पूंजी खाते का नाम शेष 15,000, वसूली खाते का लाभ हानि में हिस्सा 35,000 और संपत्ति खरीदी 11,000, है ना। तो क्या करना है, साझेदार को भुगतान की जाने वाली राशि, साझेदार को भुगतान की जाने वाली राशि। ठीक है, क्या कह रहा है, सबसे पहले लाभ, वसूली खाते का लाभ कितना है, 35,000, इसमें से लेस, है ना, तो पूंजी खाते का डेबिट शेष 15,000 और एक संपत्ति खरीदी
11,000। 35 में से 15, 11, 26 तो घटा देंगे तो 9,000 है वो भुगतान होगा। भुगतान की जाने वाली राशि कितनी हो जाएगी? 9,000 रुपए। और एंट्री क्या होगी फिर? एंट्री क्या होगी यहां पे बता दूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू केस या बैंक अकाउंट, है ना। इस तरीके से करना। भुगतान की जाने वाली राशि, वसूली खाते का लाभ है 35,000, उसमें से 15 और 11 26,000 घटा दी तो 9,000 भुगतान होंगे। एंट्री होगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR 9,000 और टू कैश या बैंक 9,000। पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR 9,000, टू कैश या बैंक 9,000 है वो इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो ये इंपॉर्टेंट है सवाल, इसको ध्यान में रखना है। वैसे तो देखो आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, लेकिन फिर भी देखो कुछ क्वेश्चन और थोड़े से खास इंपॉर्टेंट होते हैं जिन पे अपने को थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, बढ़े आगे। प्रश्न नंबर 16 कि फर्म के समापन पर एक साझेदार द्वारा फर्म की ख्याति लेने पर क्या जनरल एंट्री होगी? तो चाहे ख्याति ले या कोई संपत्ति ले, यही एंट्री होगी। क्या होगी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू रियलाइजेशन। अगर लायबिलिटी लेता है तो रियलाइजेशन अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल, असेट्स ले रहा है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, आगे बात समझ में ओके है। तो ये था एक और शानदार और जानदार सेशन जो आपके फर्म के समापन से रिलेटेड था। 7 नंबर के क्वेश्चन है वो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी कोई कंपटीशन एग्जाम होती है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, लेकिन विशेष रूप से बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए 7 नंबर है वो काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए आज का जो सेशन है वो उनके लिए खास है। पूरा जो वीडियो है वो आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। साथ में एक बार पुनः निवेदन, साथियों के साथ आज का सेशन शेयर जरूर कर देना है, क्योंकि शेयर करोगे तो हर विद्यार्थियों को आज के इस सेशन का फायदा मिलेगा, और फायदा मिलेगा तो निश्चित रूप से उसके मार्क्स भी बढ़िया आएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आपको बोर्ड परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। बढ़िया अंकों के साथ आप उत्तीर्ण करें, इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।